देखो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हम लोग एक बार रेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? रेट की। तो रेट में हमें ये जानना था कि हमने दो तरीके से रेट निकालने के तरीके सीखे थे कि अगर कोई भी रिएक्शन लिखिए 2A + 3B से बन रहा है 4C + 5D मान लो, ठीक है। तो एक तो हमने रेट निकालना सीखा था कि भैया एक होगा -dA/dt, पर इसमें एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो आप लोगों को नहीं पता, कि जो आगे इसकी स्टोइशियोमेट्री है उसे हमें क्या कर देना है बेटा? डिवाइड। क्या करना है बेटा? डिवाइड। ऐसे ही जब आप B का लिखोगे तो B के लिए मैं माइनस लगाऊंगा कि प्लस लगाऊंगा? माइनस। क्यों माइनस लगाऊंगा? क्योंकि ये क्या है? रिएक्टेंट। क्या है बेटा? रिएक्टेंट। ठीक। और यहाँ 3 लिखा है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 1/3। क्या लिखेंगे बेटा? 1/3। कोई बात नहीं, आराम से बैठ जाओ, तुम थोड़ा इधर हो जाओ, कोई बात नहीं, हो गया, आराम से बैठ जाओ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? -1/3 dB/dt। अब बेटा हम लोग लिखने जा रहे हैं प्रोडक्ट के लिए। किसके लिए लिखने जा रहे हैं बेटा? प्रोडक्ट। तो अगर प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो पहले बताओ प्रोडक्ट वाले में प्लस आता था कि माइनस आता था? प्लस। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा बताओ आप लोग? क्या लिखूंगा? अरे बोलो। +1/4 dC/dt। इसके बाद बेटा D के लिए क्या लिखूंगा? +1/5 dD/dt। इसके अलावा मेरे को एक चीज़ और बताओ, अगर मुझे रेट लिखना है तो रेट लिखने का रेट लॉ से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते थे बताओ? R = K, और क्या होता था? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और उसकी स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट। तो A की पावर 2, B की पावर 3। तो ये हो गया रेट लॉ से। क्या हो गया बेटा? रेट लॉ से। तो ये R और ये R क्या है? सेम। तो मैं चाहूँ तो इस वैल्यू को यहाँ पे भी इक्वल करके लिख सकता हूँ। अरे लिख सकता हूँ कि नहीं? जो आपने पूरी वैल्यू लिखी है मैं इसमें इक्वल करके, जैसे ये लिखा है -1/2 dA/dt, है ना। उसके बाद क्या लिखा? -1/3 dB/dt। इसके बाद क्या लिखा हमने? 1/4 dC/dt। इसके बाद आपने क्या लिखा है? 1/5 dD/dt। इसके आगे मैं और क्या लिख सकता हूँ? और क्या लिख सकता हूँ बताओ बेटा? A का स्क्वायर और B का क्यूब। अब क्या होगा पेपर में? देखना ध्यान, सवाल के लिए तैयार रहना, देखना कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। कल को पेपर में क्या दे देगा? मान लो इसकी वैल्यू दे दी कंसंट्रेशन की, ठीक, कंसंट्रेशन, टाइम नहीं दिया उसने, ये तो सिर्फ कंसंट्रेशन है, ए का कंसंट्रेशन दे दिया, और आपको पता है कि स्क्वायर होना है। क्या होना है बेटा? स्क्वायर। और बी में क्या होना है बेटा? क्यूब। क्या होना है बेटा? क्यूब। तो आप इसमें से कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हो। या मान लो ये ना दे, अगर वो ये ना दे, सिर्फ उसने क्या किया बेटा कि आपको ऐसे यूनिट दे रखे हैं क्वेश्चन में कि ए का कंसंट्रेशन इतना है, बी का इतना है, और स्क्वायर क्यूब करके आपने निकाल लिया और रेट कांस्टेंट दे दिया है। क्या दे दिया? रेट कांस्टेंट। तो यहाँ से आप पा जाओगे आर। क्या पा जाओगे बेटा? आर। जब आपको आर मिल गया तो आप इनमें से कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हो। अरे निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा ये वाला पार्ट हो ही गया हमारा। जैसे अगर हमें लिखना हो इस रिएक्शन के लिए, अगर हमें लिखना हो तो रेट क्या लिखेंगे? -1/3 dA/dt। इसमें क्या लिखेंगे? -1/4 dB/dt। इसको क्या लिखूंगा? +1/2 dC/dt। इसको क्या लिखूंगा? +1/3 dD/dt। अगर रेट लॉ से लिखना हो तो क्या लिखूंगा? K A का क्यूब B की पावर 4, है ना। रेट लॉ यही तो था। अच्छा K क्या होता था? रेट कांस्टेंट। क्या होता है बेटा? रेट कांस्टेंट। और इस रेट कांस्टेंट क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? किस पे डिपेंड करता था? टेम्परेचर और नेचर ऑफ रिएक्शन। तो 1 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग कर सकते हो। अरे कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन? चलो इसके बाद बेटा एक आपको मैंने क्वेश्चन दिया था। देखो एक क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में आया है कि एक रिएक्शन है जिसमें 3A से 2B बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? 3A से 2B। तो इसके लिए आपको रिएक्शन लिखनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन वाला लिखना है, और क्वेश्चन में दे दिया है कि आपको +dB/dt दे रखा है कि बताओ +dB/dt किसके इक्वल होगा? तो आप मुझे ये बताओ बेटा, अगर मुझे इसका आंसर लिखना हो तो मैं वैसे लिखता क्या? -1/3 dA/dt, क्योंकि ये रिएक्टेंट वाला है। -1/3 dA/dt इज इक्वल टू +1/2 dB/dt। तो इसने आपसे क्या पूछा है? केवल +dB/dt। तो +dB/dt निकालना है तो 2 किधर चला जाएगा? इधर। तो क्या हो जाएगा आंसर? -2/3 dA/dt।
DA/DT। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो, आपके बोर्ड में 2023 में क्वेश्चन आता है। ऐसा है कोई ऑप्शन? ये रहा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है बेटा? करेक्ट। क्या है बेटा? करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपको मैंने अभी दिया था, क्या दिया था कि अगर अमोनिया की रिएक्शन हो रही है, अगर अमोनिया का प्रोडक्शन हो रहा है तो आपको रेट लॉ लिखना है और रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, दोनों लिखनी है। तो बेटा अमोनिया बनता कैसे है पहले बताओ? N2 + H2 गिव राइज टू अमोनिया। देखना एक चीज आपको और नई सिखा रहा हूँ, ठीक है बेटा? केमिस्ट्री की दुनिया में कभी भी बैलेंसिंग में अगर आप अटक रहे हो कि भैया कैसे बैलेंस करें, हम पे नहीं हो पाता है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, जो चीज़ अकेला पड़ा है बेटा उसे छोड़ दो, क्योंकि इसके आगे तुम्हें बाद में अगर मुझे 5 हाइड्रोजन उधर होंगे ना तो मैं बस 5 यहाँ लाना है, तो मैं क्या कर दूंगा 5/2 का मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कट गया, कितना हाइड्रोजन मिल गया? 5। अगर 6 चाहिए होगा तो 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे 7 हाइड्रोजन चाहिए होंगे ना इस साइड तो मैं लिख दूंगा 7/2, 2 से 2 कट गया, कितना हाइड्रोजन मिल गए? 7। तो जो अकेला इसे तो बिल्कुल छोड़ दो, उधर बैलेंस करो। नाइट्रोजन कितना है? 1, इधर कितना है? 2, तो सबसे पहले मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गए, नाइट्रोजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 6। कितने हैं बेटा? 6, पर इधर कितने हैं? 2, तो इसको मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3। देखो सवाल बहुत आसान था, कोई भी बच्चा कर ले, बट देखो कॉन्सेप्चुअली आपको रेडी रहना पड़ेगा। अब बताओ इसको अगर मुझे लिखना हो R रेट तो कैसे लिखेंगे बताओ? N2 के लिए क्या लिखूंगा बताओ? बोलो -1 मतलब D N2/dt। अरे सही है ना? H2 के लिए क्या लिखूंगा? -1/3 D H2/dt। ठीक है बेटा? इसके बाद प्रोडक्ट के लिए क्या लिखूंगा बताओ? +1/2 D NH3/dt। ठीक, और अगर अच्छा लिखना है तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा लेना, ठीक है, सुंदर लगेगा देखने में। अरे समझ गए? अरे इतना समझ गए ना? चलो तो ये यहाँ तक तो मैंने अभी आपको बता दिया, लिख लो। देखो बेटा ये रिएक्शन है A + B गिव राइज टू C। इसके लिए अगर रेट लॉ लिखना होता तो रेट लॉ आपको पता है कैसे लिखते हैं? रेट लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मैंने लिखा R = K, A की पावर x लिख दिया यहाँ पे और b की पावर y। क्यों लिखा? यही समझाने के लिए कि बेटे जो ऊपर जो वैल्यू आती है ना इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर। क्या कहते हैं बेटा? ऑर्डर। पर ये जो वैल्यू आ रही है x, ये जरूरी नहीं है हर बार a के बराबर होगी, और ये जो y वैल्यू आ रही है b के बराबर होगी। कुछ केसेस में जो x है a के बराबर होगा, कुछ केसेस में y जो है b के बराबर होगा, पर कुछ ऐसे भी केसेस होंगे जिसमें जो बेटा x है वो a के बराबर नहीं होगा और y बी के बराबर नहीं होगा। अभी आपको 2 रिएक्शंस में पढ़ाऊंगा कि देखो बेटा जो रिएक्शंस होती है ना, जो रिएक्शन होती है बेटा इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक होता है बेटा सिंगल स्टेप रिएक्शन। कैसा रिएक्शन होता है बेटा? सिंगल स्टेप रिएक्शन। दूसरा होता है बेटा मल्टी स्टेप रिएक्शन। कैसा होता है बेटा? मल्टी स्टेप रिएक्शन। बेटा सिंगल स्टेप रिएक्शन का मतलब है डायरेक्टली जैसे मान लो A से B बन गया तो इसे हम लोग कहेंगे सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्या कहेंगे बेटा? सिंगल स्टेप रिएक्शन। और इसे हम लोग कहते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? मल्टी में क्या होता है? देखो मान लो 1 मिनट, तुम लोग ये मान लो कि A से D बन रहा है। A से क्या बन रहा है बेटा? D। ठीक है, A से D डायरेक्टली बन गया तो इसे हमने बोल दिया सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्या हो रहा है? सिंगल। पर अगर A से D बनाने के लिए कई सारे स्टेप्स की जरूरत पड़ रही है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मल्टी स्टेप। जैसे मान लो A से पहले B बन रहा हो, ठीक है बेटा, फिर B जो है बेटा C में जा रहा हो, C जो है D में जा रहा हो, तो फाइनली हम पहुंचे A से D में, पर कई सारे स्टेप कई सारी रिएक्शंस की मदद से पहुंचे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टी स्टेप रिएक्शन। इसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आप 2-4 शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान यहीं पे रखना सब। अन्नू आ जाओ इधर। देखो सब लोगों का ध्यान यहीं पे होना चाहिए। देखो क्या है बेटा? सिंगल स्टेप रिएक्शन में, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से, सिंगल स्टेप रिएक्शन में जो आपको वैल्यू आगे दिख रही होगी वही उसका ऑर्डर होगा। क्या होगा बेटा? वही उसका ऑर्डर, वही उसकी मॉलिक्यूलैरिटी होगी। वही उसकी क्या होगी? मॉलिक्यूलैरिटी। भैया एक बार पहले आप मॉलिक्यूलैरिटी थोड़ा समझाओ, हमें कुछ आता ही नहीं मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में। देखो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है बेटा? मैंने आपको पहले भी बोला था, मॉलिक्यूलैरिटी सरकारी भाषा में समझना ऐसे समझ लो कितने मॉलिक्यूल आपस में लड़ रहे हैं
कितने मॉलिक्यूल आपस में लड़ रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मॉलिक्यूलैरिटी। जैसे बेटा देख, केवल ए से बी बन रहा है, मतलब केवल एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना दे रहा है, मतलब इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 1। कितनी हो जाएगी, 1। अरे बोलो कितनी होगी, 1। ठीक है बेटा, अगर ए प्लस बी मिलके सी बना रहे हैं तो यहाँ पे कितने रिएक्टेंट आपस में लड़ रहे हैं, 2। कितने लड़ रहे हैं बेटा, 2। तो यहाँ मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 2। कितनी हो जाएगी, 2। अगर मान लो कभी 2a प्लस बी लड़के सी बना रहे हैं तो यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3। कितने मॉलिक्यूल आपस में लड़ रहे हैं, 3। अब देखना ध्यान से, ठीक है, यही लिख के मैं चला जाता हूँ कि मॉलिक्यूलैरिटी जो है बेटा, देखो मॉलिक्यूलैरिटी जो है कैन नेवर बी मोर देन 3। मॉलिक्यूलैरिटी जो है बेटा कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भैया, समझाओ। देखो ध्यान से, इधर देखो भैया, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 रिएक्टेंट आपस में लड़के प्रोडक्ट बना रहे थे, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी आ रही थी, 2। कितनी आ रही थी, 2। सही है। 3 बेटा हम लोग देखो, 3 जो है बेटा रिएक्टेंट आपस में लड़ रहे थे, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी आ रही थी, 3। कितनी आ रही थी, 3। भाई मॉलिक्यूलैरिटी का सिंपल फंडा है, जब आप लोग माइक्रो लेवल पे पढ़ोगे तो ये पढ़ोगे कि कितने मॉलिक्यूल आपस में लड़ रहे हैं, कितने एटम आपस में लड़ रहे हैं, पर लड़ने के लिए वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बेटा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो बेटा 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कभी आते ही नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। देखो इधर देखो, आपके कहने पे मैंने एक सोच लिया कि भैया 4 ले आए हम लोग, देखो इधर देखो 4 ले आया मैं, देखो 4, इसका नाम दे दिया ए, इसका दे दिया बी, इसका दे दिया सी, इसका दे दिया डी। ये बताओ ए और डी आपस में टच हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, नहीं हो पा रहे ना। क्या बी और सी आपस में टच हो पा रहे हैं, नहीं। इसलिए मैंने बोला मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ये रीज़न है, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकते। चलो जब बात कर ही रहे हैं तो ख़त्म ही करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी वाला फंडा। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो तुम्हारी किताबों में और तुम लोग गलत करके आओगे। देखो इधर देखो, हाफ H2 प्लस हाफ I2 गिव राइज टू HIA मान लो, ठीक है। पहले बताओ रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, रिएक्शन बैलेंस है ना, यहाँ भी एक H है, यहाँ भी एक I है और इधर भी HI है, रिएक्शन क्या है, बैलेंस। इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी, बोलो, अरे बोलो, 1। कितनी होगी, 1 होगी, अरे बोलो 2 होगी, अरे बोलो क्या होगी, 1 होगी, क्या होगी, 1। अब देखो एक चीज़ आपको और बता दूं, आपको हमेशा यहाँ पे एक इंटीग्रल नंबर लेना है। क्या लेना है बेटा, इंटीग्रल नंबर। इंटीग्रल मतलब 1 2 3, इंटीजर लेना है, डिजिट लेना है 1 2 3। एक शब्द याद रखना, क्या कभी भी आधा मॉलिक्यूल लड़ सकता है किसी से, नहीं। तो मतलब एक शब्द और क्लियर हो गया कि जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकता, मतलब 2.5 3 1.5 ऐसे कभी नहीं आ सकता। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भाई -2 मॉलिक्यूल आपस में लड़ गए हो, ऐसा हो सकता है, मतलब मॉलिक्यूलैरिटी कभी नेगेटिव भी नहीं आ सकता। अरे मॉलिक्यूलैरिटी कभी नेगेटिव भी नहीं आ सकता। अब देखो एक चीज़ ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन आपको देते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है देखो A प्लस बी, बेटा बातें मत करो, ये ऋषि बहुत बातें करता है। A प्लस बी से C बन रहा है, A प्लस बी से क्या बन रहा है, C, ठीक है। तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी बताओ, बोलो 2। कितनी होगी बेटा, 2। इस रिएक्शन में मैं लिख देता हूँ 2A प्लस 2B गिव राइज टू 2C। अब मुझे बताओ इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी, अरे बोलो, क्यों, अरे बोलो। हाँ एक शब्द याद रखना भाई, दिमाग में यही तो आ रहा होगा कि 2 लड़ रहे, मॉलिक्यूलैरिटी कितनी आनी चाहिए, 4। एक शब्द मैं बोल रहा हूँ, इसको बिल्कुल रट लो, बैठा लो अपने दिमाग में। ये सवाल आएगा तुम गलत करके आओगे। जब भी मॉलिक्यूलैरिटी निकालने जाओगे बच्चों, तो आपको ये याद रखना है कि सिंपलेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंपलेस्ट। तो इसमें से आप कुछ कॉमन निकाल के बाहर फेंक सकते हो क्या पूरी रिएक्शन में से, अरे क्या निकाल के फेंक सकते हो, 2। तो अगर मैं 2 बाहर निकाल के फेंक दूंगा तो केवल क्या बच जाएगा, A प्लस बी गिव राइज टू C। तो फिर से इसका मॉलिक्यूलैरिटी कितना हो जाएगा, 2। अब बताओ मुझे इसका मॉलिक्यूलैरिटी कितना होगा, बताओ अब इसका बताओ मॉलिक्यूलैरिटी कितना होगा, खुद बताओ कितना होगा मॉलिक्यूलैरिटी,
क्यों 2 क्यों होगा? क्या निकाल के बाहर फेंक दिया? हाफ। हमेशा जो सिंपलेस्ट रिएक्शन है उसकी मॉलिक्यूलरिटी बतानी है। क्वेश्चन में तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए एक बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारे पेपर में, अब बच्चे 4 टिक करके आए थे, ऑप्शन में था। अरे ठीक है ना, तो ऐसा मत करना। सबसे पहले जो कॉमन वाला टर्म है से बाहर निकाल के फेंक दो, उसके बाद देखो आपस में कितने मॉलिक्यूल आपस में लड़ रहे हैं। अब देखो मैंने आपको 2 शब्द बताए थे। मैंने आपको एक शब्द बोला था कि बेटा ये चीज़ आपसे बात हुई थी कि जो रिएक्शन होती है 2 टाइप की होती है। रिएक्शन कितने टाइप की होती है? 2। तो देखो मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे खत्म कर दे रहा हूँ। देखो मैं लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलरिटी जो है बेटा वो सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए SSR लिख दे रहा हूँ, सिंगल स्टेप रिएक्शन को। सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए तो हम लोग निकाल सकते हैं, पर जो मॉलिक्यूलरिटी है बेटा, मॉलिक्यूलरिटी है वो हम लोग मल्टीपल स्टेप रिएक्शन को मैं MSR लिख दे रहा हूँ, नहीं निकाल सकते। क्या नहीं निकाल सकते बेटा? मॉलिक्यूलरिटी मल्टीपल स्टेप रिएक्शन के लिए नहीं निकाल सकते, पर सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको और 2-3 बातें बताते हैं। ये रहा सिंगल स्टेप वाला, और ये क्या है बेटा? मल्टीपल स्टेप। क्या है बेटा? मल्टीपल स्टेप। देखो ध्यान से देखना भाई, सारा फंडा इसी में छिपा हुआ है। सारे 4-4 नंबर के सवाल के लिए बेस बना रहे हैं तुम्हारे लिए। देखो जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है बेटा, जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसके लिए आप मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, पर इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाल सकते। हाँ, एक चीज ध्यान से समझना, A से B, B से C और C से D बन रहा है, तो एक स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकता हूं मैं कि भाई A से B बन रहा है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 1। B से C बन रहा है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 1। C से D बन रहा है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 1। अरे इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, पर ओवरऑल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी निकाल नहीं सकता। तो मैं आपके लिए लिख देता हूं फॉर ओवरऑल रिएक्शन इन मल्टीपल स्टेप रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में या कॉम्प्लेक्स में ओवरऑल रिएक्शन के लिए हम लोग जो मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू है वो निकाल नहीं सकते, है ना। मॉलिक्यूलर वी कैन नॉट फाइंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। वी कैन नॉट फाइंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। स्टेप की निकाल सकते हैं पर रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाल सकते, पर सिंपल स्टेप में आप मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हो। देखो अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन में लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई। मैंने आपको एक शब्द और बोला कि जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, उसके लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? सेम। क्या होता है बेटा? सेम। सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? सेम। सो गई। सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है बेटा? सेम। ठीक है, तो अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी सेम है, थोड़ा सा जोर डालना। अच्छा मॉलिक्यूलरिटी मुझे बताओ कि नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। फ्रैक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। ज़ीरो हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता। अरे भाई जब रिएक्टेंट लड़ ही नहीं रहे होंगे तो प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा? और आपने बोला सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर क्या होता है बेटा? सेम। अगर मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर सेम है और मॉलिक्यूलरिटी नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं हो सकता, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए ऑर्डर भी नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं आएगा। नहीं समझ पाए क्या कहा? भाई मैं कह रहा हूँ कि सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही क्या होता है बेटा? ऑर्डर। क्या होता है बेटा? ऑर्डर। क्या होता है? ऑर्डर। और आपको पता है सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्यूलरिटी है, वैसे भी मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शन के लिए कैन नेवर बी नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन। और जब ये दोनों इक्वल हैं तो मैं कह रहा हूँ कि सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए ऑर्डर भी जो है वो बेटा ना तो नेगेटिव होगा, ऑर्डर भी जो है नेवर नेगेटिव और फ्रैक्शन। इतना क्लियर है कि नहीं है? अरे इतना क्लियर है? कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चन? खूब सारे सवाल भरे पड़े हैं, आपसे क्वेश्चन दे देगा, पता है इट इज़ अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, फाइंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो ऐसा ऑप्शन दे देगा। ठीक है, ये रहा एक रिएक्शन दे दी और बोलेगा बताओ मॉलिक्यूलरिटी। तो कितनी मॉलिक्यूलरिटी बताओगे ओवरऑल रिएक्शन की? 3। कितनी बताओगे? ओवरऑल कितनी बता दोगे? फिर ओवरऑल कितनी बता दोगे? हैं? 3 बता रहे हैं भाई, ओवरऑल निकाल ही नहीं सकते।
अरे ओवरऑल निकाल ही नहीं सकते, यही तो उस टाइम से समझा रहा हूँ कि मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी निकाल ही नहीं सकते, एक स्टेप की बता सकते। तो उसमें ऑप्शन था 3, पहले ही ऑप्शन था 3, ताकि तुम जैसे कुछ बहुत पट से टिक करके खुश हो जाएंगे मेरे 2 नंबर 4 नंबर फिक्स हो गए, ठीक है। पर बेटा मॉलिक्यूलरिटी जो है ओवरऑल रिएक्शन के लिए मल्टी स्टेप रिएक्शन में नहीं निकाल सकते, तो उसमें चौथा ऑप्शन था नॉट डिफाइंड। तो उसका आंसर टिक क्या करना था बेटा, नॉट डिफाइंड। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। और सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए आप लोग मॉलिक्यूलरिटी को बहुत अच्छे से समझा सकते हो। कहाँ पे थे हम लोग, ये समझा दिया था, ये तो हो गया था, ये भी हो गया, अरे हो गया ना, समझ आ गया था तुम्हें कि भाई ये जो ऊपर वैल्यू आ रही है ये इसके बराबर हो भी सकती है और नहीं। अब तुम लोग मुझे बताओ किस रिएक्शन में जो x है वो a के बराबर होगा, बताओ। सिंगल स्टेप रिएक्शन, किस में बेटा, सिंगल। और किस में x a के बराबर नहीं होगा, मल्टी स्टेप। तो मल्टी स्टेप में हमें फिर निकालना पड़ेगा, मल्टी स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको अभी तरीके सिखाएंगे कैसे निकाला जाता है, ये क्लियर है। इसके बाद देखो एक चीज़ और ध्यान से सुनना, इधर ध्यान से सुनना। आपने बोले x ऑर्डर है, क्या है बेटा, ऑर्डर, y भी क्या है, ऑर्डर। ये जो x ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर ऑफ a है, ऑर्डर ऑफ a, और y क्या है, ऑर्डर ऑफ b, ऑर्डर ऑफ b। भाई ऑर्डर का एक सरकारी सा मतलब तो मैं समझाता हूँ, हमेशा के लिए समझ आ जाएगा कि अगर मैंने A का कंसंट्रेशन चेंज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर मान लो मैंने इसको 2 गुना कर दिया, इसको कितना गुना कर दिया, 2 गुना, और अगर ये हो गया 8 गुना, कितना गुना हो गया, 8 गुना। खुद सोचो अगर इसको मैंने 2 गुना कर दिया और ये 8 गुना हो गया और ये कांस्टेंट है, इसे मैंने कोई चेंज नहीं किया, तो अगर इसको 2 गुना करने पे 8 गुना हो रहा है, मतलब a का क्या ऑर्डर रहा होगा, 2 की पावर कितनी रही होगी, 3। तो मतलब इसका ऑर्डर a का कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3। अगर मैं कह रहा हूँ कि b को मैंने 2 गुना किया और ये कांस्टेंट है, जब मैंने b को 2 गुना किया तो इसको क्या कर दिया, कांस्टेंट, ठीक। b को 2 गुना करने पे अगर मान लो रिएक्शन जो है बेटा वो ये भी 2 गुना हो गया, कितना गुना हो गया, 2 गुना। रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना हो गया, 2 गुना। अगर इसको 2 गुना करने पे ये 2 आ रहा है तो इसकी मतलब y की वैल्यू कितनी रही होगी, 1। मतलब b का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1, और a का ऑर्डर आपने कितना निकाला, अरे कितना निकाला, 3। इसका ऑर्डर 3 है, ए का, बी का ऑर्डर 1 है। अगर अब आपसे कोई पूछे कि ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा तो आप क्या बताओगे, 4, कि इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा, 4। वो जो 3 ऑर्डर निकालो तो आपने किसके रिस्पेक्ट में निकाला है, ए, और वाई जो अभी 1 निकाला वो किसके रिस्पेक्ट में, बी। तो वही लिखा है बेटा, देख एक्स क्या है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। कुछ नालायक बैठे हैं, देखो विथ रिस्पेक्ट टू लिखा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू, जगह नहीं है इसलिए WRT लिख दिया। वाई में क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसके बाद देखो अब ये जो x प्लस वाई है ये आपको क्या देगा बेटा, ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। जो अभी एक हमने छोटे से एग्जाम्पल में 3 + 1 कितना निकाला आपने, 4। अरे कितना निकाला, 4। वो क्या है बेटा, ओवरऑल रिएक्शन। अब देखो x और y जो है वो इक्वल हो भी सकते हैं और x और y जो है वो a और b के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। और x और y वही लिखा हुआ है, देखो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। अगर होंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा, सिंगल स्टेप, और नहीं होंगे मतलब मल्टीपल स्टेप। तो मल्टीपल स्टेप में जब हम कैलकुलेट करेंगे तब बता पाएंगे कि इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। जब अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताएंगे। इतना लिख लिया आपने, है ये समझा दी है वाली स्लाइड, ये हो गया ना, ये तो पूरा क्लियर हो गया कि भाई 2 लाइन मुझे समझ आई, सिंगल स्टेप रिएक्शन, मल्टीपल स्टेप। आयुषी, सिंगल स्टेप, मल्टीपल स्टेप। सिंगल स्टेप मतलब जो एक स्टेप में हो रहा हो, मल्टीपल स्टेप मतलब जो कई सारे स्टेप में हो। मल्टीपल स्टेप को और क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। सिंगल स्टेप रिएक्शन में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, सेम। और मल्टीपल स्टेप में ऐसा कोई भी फंडा नहीं है। मल्टीपल स्टेप में तो उल्टा मॉलिक्यूलरिटी हम निकाल ही नहीं सकते ओवरऑल रिएक्शन की, नहीं निकाल सकते ना। अच्छा, सिंगल स्टेप रिएक्शन में अगर ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी सेम है तो आपने एक शब्द पढ़ा कि जो मॉलिक्यूलरिटी होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। 3 से ज़्यादा नहीं होता। तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हो, अरे बता सकते हो ना, इतना लिख लो। देखना भाई, पहले देखो इधर देखो ध्यान से, अगर कभी भी ऑर्डर निकालना है
क्या निकालना है बेटा? ऑर्डर। तो मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा, आप कोई बातें नहीं करेगा। अगर देखो इधर, अगर कभी भी ऑर्डर निकालना है बेटा, अगर मान लो लिखा हुआ है a की पावर a प्लस b की पावर b गिव राइज टू c की पावर c, ठीक है बेटा। तो अगर मैं इसके लिए रेट लिखूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखते थे? r इज इक्वल टू कंसंट्रेशन a की पावर a है और b की पावर b। देख बेटा, एक तुझे मतलब की काम की बात बताता हूँ। जब भी ऑर्डर निकालना हो, ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि भाई इसके कंसंट्रेशन को चेंज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर। क्या कहते हैं बेटा? ऑर्डर। तो अब देख, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं a को 2 गुना कर रहा हूँ, कितने गुना कर रहा हूँ बेटा? 2। और जब भी एक को तुम लोग डबल मान रहे होगे, 3 गुना 4 गुना मान रहे होगे ना, दूसरे को कॉन्स्टेंट लेना। क्या लेना बेटा? कांस्टेंट। इस क्वेश्चन में तुम लोग यही गलती करते हो कि तुम क्या करते हो? कांस्टेंट वाली वैल्यू नहीं लेते। जब भी 2 कंपेयर करके एक की वैल्यू निकालनी है तो एक को आप लोग क्या ले लेना बेटा? कांस्टेंट। तो अगर b को मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ, मैंने कहा 2 गुना मैंने बढ़ा दिया, 2 गुना बढ़ाने से जो रेट है ये हो गया मान लो 4r। कितना हो गया बेटा? 4r। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना बढ़ गई? 4 गुना। कितने गुना बढ़ गई बेटा? 4। तो अगर ये 2 गुना करने पे 4 गुना बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ पे पावर क्या आई होगी? 2। 2 की पावर 2 आएगी तभी तो 4 आएगी। तो मतलब यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। कितनी आ जाएगी? 2। चाहो तो तुम सॉल्व भी कर सकते हो। देखो 4 इज इक्वल टू 2 की पावर a है ना, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो गया? 2 की पावर a। अरे इक्वल का साइन है, मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो मतलब मेरे को यहाँ से पता चल जाएगा कि इस a का ऑर्डर कितना है बेटा? 2। कितना है बेटा? 2। अब ऐसे ही मान लो मुझे b का निकालना है, तो वो एक ऐसी इक्वेशन देखना बेटा जब b का निकालना है जहाँ पर a क्या हो बेटा? कांस्टेंट। क्या हो बेटा? कांस्टेंट। तो अगर a को कांस्टेंट मानो और मान लो कि b को 2 गुना करने पे जो रेट है वो 16 गुना हो गया। कितना गुना हो गया? 16 गुना। तो मुझे बताओ ये 16 गुना कब हो सकता है? नहीं, अगर मान लो नहीं आ रहा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ कि नहीं? इक्वल टू 2 की पावर b, 2 की पावर b। तो अब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 4। कितनी हो जाएगी? 4। तो मतलब इसके लिए b का ऑर्डर कितना हो गया? 4 और a का ऑर्डर कितना हो गया? 2। अगर आपसे कोई पूछो, यही पूछा जाएगा ओवरऑल रिएक्शन, बार बार यही पूछा जाता है ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा बेटा? 6। तो इस एक मैं आपको अप्रोच बता रहा था, ठीक है, जो अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन लिख रखा है बेटा, उसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। कहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन? यहीं से? यही ना। देखो मैं आपको फिर एक इमेज बना देता हूँ दिमाग में, ध्यान से देख लेना, इमेज बना लो। भाई मुझे ऑर्डर निकालना है रिएक्शन का, ठीक। एक दे रखा है a का कंसंट्रेशन, फिर दे रखा b का, इधर क्या दे रखा है? रेट। देखो इधर देखो, ध्यान से सब आ जाओ, ये आएगा क्वेश्चन, इसलिए कह रहा हूँ सारी बुद्धि अब हो गया, इसीलिए बिल्कुल दिमाग फ्रेश हो गया तुम लोगों का, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो ये रहा a, ये रहा b का कंसंट्रेशन। अगर मान लो मुझे a का ऑर्डर निकालना है, क्या निकालना है? a का ऑर्डर। तो मैं क्या कॉन्स्टेंट लूँगा? क्या कॉन्स्टेंट लूँगा? b। तो जब a को मुझे कंपेयर करना है, देखो जैसे a यहाँ पे जो है बेटा 0.01 था, यहाँ कितना हो गया? 0.02, मतलब a डबल हो गया। a कितना हो गया? डबल। और क्या इन दोनों में कंपेयर करना हो तो b कांस्टेंट है कि नहीं है? है। अरे है कि नहीं है? है। तो मैं निकाल सकता हूँ कि भैया a के डबल होने पे रेट जो है ये भी डबल हो रहा है। सही है ना भाई? a को डबल किया तो b तो कांस्टेंट है, तो r भी कितना हो रहा है बेटा? डबल। अब मुझे बता सकते हो कितना ऑर्डर होगा? ये डबल करने पे ये भी डबल हो रहा है, तो कितना होगा? 1। 0 क्यों होगा भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने a का कंसंट्रेशन जो है, अरे बातें नहीं, अगर a का कंसंट्रेशन 2 गुना कर रहे हो तो रेट भी 2 गुना हो गया, तो मतलब a की वैल्यू कितनी रही होगी? 1। तो मतलब देखो, तो बिना सॉल्व किए मैं तुम्हें इस लायक बना दे रहा हूँ कि बिना सॉल्व किए बता दिया। अभी तो इसका पूरा एक मेथड है, हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे कैसे बनाया। अब देखो मान लो मुझे b का निकालना है, अगर मुझे b का निकालना है तो मैं किसे कांस्टेंट ढूंढूंगा? पहले ये बताओ। a को कंपेयर करो, कौन से वाले में a कांस्टेंट है? थर्ड में नहीं, 1 में और थर्ड में। बेटा 2 इक्वेशन लेनी है। अभी क्यों 2 लेनी है अभी आपको समझ आएगा, क्योंकि हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यूज कट जा रही होंगी, है ना। तो देखो जब मुझे b कंपेयर करना है तो a क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो पहले दूसरे में कांस्टेंट नहीं है, अरे इसमें तो डबल हो रहा है। पहले और तीसरे में क्या है बेटा? कांस्टेंट। अरे क्या है? कांस्टेंट। और इसमें देखो b क्या हो रहा है? पहले और तीसरे में डबल। अरे क्या हो रहा है बेटा? डबल। तो जब b डबल हो रहा है बेटा तो रेट कितने गुना हो गया? अरे बोलो ना, 4 गुना। तो मतलब आप यही तो कह रहे हो कि अगर b जो है जब b को आपने डबल किया तो रेट कितने गुना हो गया? 4 गुना। इसको डबल करने पे 4 गुना हो गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर। तो ये भी कितना हो जाएगा? 2 की पावर b। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो इसका मतलब ऑर्डर कितना आ गया?
2 इसका आ गया और 1 पहले वाले का, तो कितना हो गया ऑर्डर इसका 3, कितना हो गया बेटा 3, अरे कितना हो गया 3, इतना क्लियर है, अरे 3 क्लियर है। अब देखो हम इतना कुछ सॉल्व करेंगे, देखो ये सॉल्व किया, ये सॉल्व किया, ये सॉल्व किया, यहाँ से b का 2 आया है, यहाँ से 1 आया, फिर सबको ऐड किया तो 3 आया। देखा, बिना सॉल्व किए कोई भी सवाल तुम कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहना। पर बेटा पेपर में अगर 3 नंबर का सवाल आएगा तो मेरे तरीके से अगर 3 करोगे तो नंबर 0 पाओगे चाहे 1 पाओगे, ठीक है। तो इसलिए हमें ऐसे करना है, वो वेरीफाई करने के लिए, ठीक। या कभी नीट जेई CUET में बैठते हो तो बिना कलम उठाए सॉल्व किया करेंगे हम लोग, तो ठीक है। पर एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या था भाई, हमारा क्वेश्चन क्या था, यही क्वेश्चन था, ठीक है। हमें निकालना है ऑर्डर। अब हम तरीके से चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसीलिए मैंने आंसर लिख दिया ताकि टाइम ख़राब ना हो हमारा, हम तो बिना उसके भी कर सकते हैं। देखो उस रिएक्शन के लिए बेटा, अगर कोई भी एक रिएक्शन होती है, कोई भी रिएक्शन है AA + BB से गिव राइज टू CC बन रहा है, तो रेट क्या लिखोगे, रेट क्या लिखोगे बताओ, रेट कॉन्स्टेंट K, A की पावर A, B की पावर B। अरे सही है कि नहीं है बताओ। अब देखो, अच्छा ये तो मैंने जो समझाया है वो है ना, वही तो मैं कहूँ, ये वो नहीं है, ये रहा, ठीक है बेटा। देखो थर्ड इक्वेशन में अगर आप लोग रेट लॉ लिखोगे, थर्ड इक्वेशन के लिए रेट लॉ लिखोगे, तो उसका जो रेट था, रेट ऑफ रिएक्शन था, कितना लिखा था 0.4, कितना लिखा था 0.4। तो अगर थर्ड इक्वेशन के लिए मुझे भाई रेट लिखना हो, अगर थर्ड इक्वेशन के लिए मुझे रेट लिखना हो बेटा, इसके लिए मुझे लिखना हो रेट, तो मैं कैसे लिखूंगा, सब लोग इधर देखो कैसे लिखूंगा, आर कितना दे रखा है 0.4, अरे कितना दे रखा है 0.4 इज इक्वल टू किसका कंसंट्रेशन, ए का कितना दे रखा है 0.01 और बी का कितना दे रखा है 0.02। मुझे कुछ नहीं पता तो मैं कुछ भी लेट कर लूँ, एक्स वाई या ए बी। अरे सही है कि नहीं, एक तो ये हो गया। और अभी हम लोग जैसे मान लो बी के लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं बी, तो बी के लिए निकालने के लिए हमें क्या कांस्टेंट चाहिए था, ए, क्या चाहिए था बेटा ए। तो मैंने पहली और तीसरी इक्वेशन ली है, कौन सी इक्वेशन ली है, पहली और तीसरी। तो तीसरी इक्वेशन मैंने लिख दिया 0.4 = 0.01 की पावर x और 0.02 की पावर y। अब पहला वाला अगर मुझे लिखना होता तो मैं क्या लिखता इधर 0.1। अरे सही है ना, रेट r इज इक्वल टू k, क्यों नहीं लिख रहा तुम्हें पता है, दोनों का k क्या हो गया, कट गया है। अब इसके लिए क्या लिखूंगा बताओ 0.01 की पावर x और इसके लिए क्या लिखूंगा b के लिए बताओ 0.01 की पावर y। अरे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, अरे 1 और थर्ड इक्वेशन ही तो लिखी है मैंने, वही चीज़ हमने वहाँ पे भी कर रखी है क्योंकि वहाँ इक्वेशन नहीं लिखी ना, तो आपको समझ आ जाए, ठीक है। सही है, यही है ना 0.4/0.1 k 0.01 की पावर a 0.02 की पावर b k 0.01 की पावर a 0.01 की पावर b। भाई r का फॉर्मूला होता है ना k, कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट की पावर स्टोइशियोमेट्री और तुम बेटा वीडियो देख लेना पहले, उसके बाद ये सब चीज़ें समझ आएंगे तुम्हें। अब देखो इधर k से क्या क्या हो गया बेटा, कट गया। अब तुम्हें समझ आया हमने क्यों कांस्टेंट लिया था, भाई एक वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए तभी दूसरे की निकाल पाओगे, क्योंकि कट हो गया ना, वरना a b दोनों आ जाते तो कहाँ से कैलकुलेट कर पाते। अब यहाँ पे क्या हो गया 0.02 अपॉन 0.01। अब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2/1 की पावर b, 2/1 की पावर b, और ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4/1। 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 की पावर b है, 2 की पावर b था तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2। अरे कितनी आ गई 2। अब मुझे ये बताओ, ये तो आपने b की वैल्यू निकाली, नहीं आया समझ, ये तो हमने b की वैल्यू निकाली, किसके निकाली बेटा b। अब मुझे मान लो a के लिए निकालना है, क्या निकालना है a। ज्योति अगर a के लिए निकालना है तो किसे कांस्टेंट लूंगा, a की वैल्यू निकालनी है, हाँ b को, तो b की कौन सी दो कांस्टेंट है वैल्यू जिनको मैं कंपेयर कर सकता हूँ, फर्स्ट और सेकंड, दोनों में कंसंट्रेशन क्या है सेम, तो मैं इन दोनों का रेशियो ले लूंगा। अरे ले लूंगा ना रेशियो, तो मुझे आ जाएगा क्योंकि उसमें b का टर्म तो कट जाएगा, मुझे सिर्फ a वाला चाहिए था, तो वैसे ही हम लोग a भी निकाल देंगे, है ना, a निकाल देंगे। a निकालने के लिए मैंने किस किस को ले लिया, सेकंड और फर्स्ट को, तो सेकंड और फर्स्ट को ले लिया तो कितना आ गया 0.2/0.1। अरे समझ गया ना, r = k कंसंट्रेशन है ना सेकंड वाली इक्वेशन के लिए, और फिर किसके लिए फर्स्ट वाली के लिए, तो यहाँ से 0.2/0.1 कट के क्या हो जाएगा 2/1, और यहाँ से एक चीज़ पूरी कट जा रही होगी क्या b वाली, तो केवल क्या रह गया 2/1 की पावर a। अब बताओ यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो मतलब 2 की पावर 1 रहा होगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो अब a के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है 1,
और बी के रिस्पेक्ट में कितना था 2, ओवरऑल कितना हो गया 3। तो वही चीज़ लिखी हुई होगी आपकी कॉपी में, लिखा है ना ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया बेटा 2+1। ये चीज़ वैसे हमने विद इन सेकेंड निकालना भी सीख लिया था, अरे वहाँ सिखाया था ना, तो मैं अभी 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्लियर हो गया। मैं तुम्हें फिर एक बार इमेज बना देते हैं कि करना क्या है भाई, इतनी सी बात है, दिमाग में ये रखना है बस कि एक ही मेरे को ऑर्डर निकालना है, तो जो दूसरी वाली इक्वेशन होगी ना वो कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट, क्योंकि बेटा यहाँ पे दोनों कांस्टेंट थे तभी कट गए, अगर नहीं कटते तो यहाँ पे ए भी आता और बी भी आ रहा होता, फिर तुम रेट निकाल ही नहीं पाते। तो रेट निकालने के लिए सिर्फ एक टर्म आए, इसलिए हमेशा दूसरा वाले का दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा? कांस्टेंट। क्या होना चाहिए बेटा? नहीं आया कांस्टेंट तो फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कभी किसी दिन एडवांस वगैरह में सवाल बन सकता है, नहीं देंगे कांस्टेंट, नहीं देंगे, ऐसी कोई इक्वेशन ही नहीं होगी तीनों में कि तुम कांस्टेंट मिलेगा, फिर तुम्हें कंपेयर करके करना पड़ेगा। बट इतना मुश्किल तुम्हारे स्कूल में या नीट में पूछे जाने के चांस कम है, फिर भी एक बार ले लेंगे ऐसा भी क्वेश्चन कभी, अगर भगवान ने चाह टाइम मिलता है तो। ठीक है, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लोगे, इतना कर लोगे, लिख लो इसको। देखना भाई, आ जाओ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सारी बातें वही है, बस थ्योरेटिकली मैंने लिख दिया है ताकि 2-4 महीने बाद कभी कभी क्या होता है बेटा, पेपर वगैरह में बैठोगे ना तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, असेशन रीज़न आ जाए या विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो अभी तो आपको बहुत चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, पर दिक्कत क्या है, 2-2.5 महीने जब निकल जाएंगे तो आपको यही याद नहीं आएगा कि ऑर्डर सिंगल स्टेप में था या मल्टीपल स्टेप में था, किस में स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर था, किस में नहीं था। तो सारी चीज़ें मैंने थ्योरेटिकली लिख दी हैं, तो आप लोग इसको एक बार देख लो बस। ठीक है, सारी वही चीज़ें जो बताई है। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है हम लोग एक्सपेरिमेंटली आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे करते हैं बेटा? एक्सपेरिमेंटली। ये स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। मैंने आपको पहले ही बताया ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। और कैसा हो सकता है बेटा? ज़ीरो। कैसा हो सकता है? ज़ीरो। ऑर्डर जो है तुम्हारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है और ज़ीरो भी। ठीक है बेटा? अच्छा, ये चीज़ याद रखना, ऑर्डर जो है वो नेगेटिव और फ्रैक्शनल किस में नहीं होगा? सिंगल स्टेप रिएक्शन में। किस में बेटा? सिंगल स्टेप। क्योंकि सिंगल स्टेप रिएक्शन में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? सेम। और आपको ये चीज़ पता है मॉलिक्यूलरिटी हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव, और वो कभी फ्रैक्शन में और नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जब ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर है सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए, अगर बराबर है तो फिर वहाँ पे सिंगल स्टेप रिएक्शन में ऑर्डर भी ना नेगेटिव होगा ना कभी बेटा क्या होगा? फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद देखो जैसे बेटा रिएक्शन 2 टाइप की होती है, एक है 1 स्टेप रिएक्शन, एक है बेटा मल्टी स्टेप रिएक्शन। 1 स्टेप रिएक्शन में आपको पता है रिएक्शन एक बार में हो जाती है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है बेटा? 1, और ऑर्डर भी इसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है, इसका मतलब ऑर्डर भी कितना है? 1। तो यही चीज़ लिखेगी, देखो इस केस में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या है बेटा? सेम। क्या है बेटा? सेम। पर किस में 1 स्टेप रिएक्शन या फिर सिंगल स्टेप रिएक्शन, या कभी लिखा हो सिंपल रिएक्शन, पेपर में लिखा रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखो लिखा हुआ है मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन ओनली फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये बात हमारी पहले भी हो गई थी। मॉलिक्यूलरिटी हम केवल और केवल किसके लिए डिफाइन कर सकते हैं? सिंगल। मल्टीपल स्टेप रिएक्शन के लिए स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर सकते हैं, पर ओवरऑल रिएक्शन के लिए बेटा मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते। समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को? वही लिखा है देखो मल्टीपल। अच्छा, इसको एक बार थोड़ा अच्छे से देख लेना आप लोग। देखो ये रहा मल्टी स्टेप रिएक्शन। क्या है बेटा? मल्टी स्टेप रिएक्शन। जैसे ए से बी बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा? ए से बी। तो कई सारी रिएक्शन हुई है तब जाके ए से बी बन रहा है। जैसे पहले ए जो है 2C में चेंज हुआ, फिर 2C किस में चेंज हुआ? 4D में, फिर 4D किस में चेंज हुआ? बी में। किस में चेंज हुआ? बी में। जब आप देखोगे तो 2C से बेटा ये 2C से आपका 2C कट हो गया, 2C से 2C कट हो गया, 4D से 4D कट हो गया, केवल क्या बचा बेटा? ए से बी। ये जो बेटा गायब हो गया इसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन। क्या कहते हैं बेटा? मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो बने रिएक्शन के दौरान और रिएक्शन में ही खत्म हो गए। तो इन्हीं चीज़ों को मैं बता रहा था कि अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एक 4 नंबर का बहुत मुश्किल क्वेश्चन माना जाता है, अगर पेपर में आएगा तो आपके लिए आसान बना देंगे, उसकी चिंता मतलब। तो उसमें हमें ट्रांजिशन स्टेट को नहीं लिखना है रेट लॉ में। अगर वो आ रहा है, जैसे रेट लॉ आप लिखोगे और अगर उसमें ट्रांजिशन आ रहा है तो उसे हमें क्या करना है? हटाना है। क्या करना है बेटा? हटाना है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप, अगर इसकी मैं मॉलिक्यूलरिटी पूछूँ तो कितनी होती है इस रिएक्शन की, इस स्टेप की? 1। इसकी कितनी होती है? 2। इसकी कितनी होती है? 4। तो टोटल कितनी हो जाती है? 4, 2, 6 और 1, 7। अरे टोटल मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाती है? 7। देखो भौंट कितने सब 7 बोल रहे हैं। अरे बताया ना मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी निकाला नहीं जा सकता।
अरे मल्टी स्टेप के लिए ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी निकाला नहीं है, सिंगल स्टेप का तो बता सकते हो 1 है 2 है 3 है 4 है, पर ओवरऑल के लिए नहीं निकाल सकते। यही तो पढ़ा है मैंने आपको अभी, ठीक है बेटा। इसके बाद देखो मॉलिक्यूलरिटी अगर पेपर में आ जाए, बोला ना सेशन रीजन में टिक करने के लिए, तो मॉलिक्यूलरिटी कैसा है बेटा, थ्योरेटिकल। कैसा है बेटा, मैंने आपको पहले भी बोला मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है, कितने मॉलिक्यूल आपस में एक साथ साइमल्टेनियसली टकरा रहे हैं, उसी को अपन क्या कह देते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। देखो अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, देखो इट इज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल it is number of molecule collide, it is number of molecule collide simultaneously in one step of a chemical reaction। मतलब केमिकल रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल एक साथ टकरा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मॉलिक्यूलरिटी। इसके बाद क्या है, सिंस प्रोबेबिलिटी, ये चीज़ आपको पता है कितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक साथ टकरा सकते हैं, अभी हमारी बात हो गई थी 3, वही लिखा है अंग्रेजी में, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियसली कोलिजन ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल इज वेरी रेयर, तो मॉलिक्यूलरिटी डज नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ 3। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है ना, अभी वो तो मैंने तुम्हें बस समझाने के लिए बता दिया, पेपर में आ जाएगा कि वाई मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट एक्सीड मोर देन 3। तो आपको ये साइंटिफिक वर्ड्स आने चाहिए, इसलिए मैंने नोट्स लिखवा दिया है ना, कि आपको 2-3 शब्द पता होने चाहिए, साइमल्टेनियसली है ना, कोलिजन है ना, इसलिए नहीं होता कि 3 से ज़्यादा साइमल्टेनियसली कोलिजन नहीं हो सकता। इसके बाद मॉलिक्यूलरिटी बेटा हमेशा और हमेशा कैसा इंटीजर रहेगा बेटा, पॉजिटिव। और मॉलिक्यूलरिटी किसके लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिंगल स्टेप या मल्टीपल स्टेप, सिंगल स्टेप के लिए, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, देखो टू गेट मॉलिक्यूलरिटी। अच्छा एक चीज़ और अभी हमने बात कर ली थी, अगर मॉलिक्यूलरिटी चाहिए तो हमें सिंपलेस्ट इंटीजर चाहिए होता था। अगर कोई कॉमन नंबर होता है तो उसे हम बाहर निकाल के क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। जैसे रिएक्शन है A+B, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2, पर अगर इसमें लिखा है 2A + 2B से 2C बन रहा है, तो आपको देख के लगेगा 2 मॉलिक्यूल A के 2 मॉलिक्यूल B के लड़ रहे हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 4। पर वही लिखवाया कि हमें जो कॉमन नंबर है उसे बाहर निकाल के फेंक दो, फिर मॉलिक्यूलरिटी बताओगे। तो इसके लिए भी मॉलिक्यूलरिटी जो है 2 ही आएगी, क्योंकि हम 2 को बेटा कहाँ निकाल के फेंक देंगे, बाहर। इस पूरी रिएक्शन में से यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2 बाहर निकाल के फेंक दिया, तो A + B लड़ रहा है, ठीक है बेटा। अगर इसी रिएक्शन को अगर ऐसे लिखा ½ A + ½ B गिव राइज टू ½ C, सही है बेटा। तो तुम्हें लग रहा है आधा आधा मिलके 1, पर ऐसा नहीं है, इसमें से क्या कॉमन निकाल के बाहर फेंक सकते हो, आधा, तो A + B मिलके क्या बना रहा होगा, C, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी फिर से कितनी हो जाएगी, 2। तो जो भी कॉमन नंबर है उसे बाहर निकाल के फेंक देना, वही अंग्रेजी में छाप रखा है मैंने। टू गेट मॉलिक्यूलरिटी वी मस्ट टेक स्मॉलर इंटीजर वैल्यू ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द इंडिविजुअल रिएक्टेंट एंड देयरफॉर वी नीड टू गेट द सम ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब हमें बस स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऐड करना है, पर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। किस फॉर्म में होने चाहिए, सिंपलेस्ट। जो कॉमन है निकाल के फेंक दिया, और जो सिंपलेस्ट है उसे जब ऐड करोगे उनके स्टोइशियोमेट्री को, तो आपको बेटा क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी। क्लियर है ये भी, चलो सब वही चीज़ें हैं ना जो हमने अभी पढ़ी थी, वही तो है सब कुछ। देखो इसके बाद क्या लिखा है, सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है बेटा, सेम। क्या होती है बेटा, सेम, ठीक। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी डिफाइंड। तो आप पेपर में आप लोग ये कर सकते हो ना, अगर ये क्वेश्चन आता है तो, अरे कर लोगे कि नहीं, बट ऑर्डर कैन बी कैलकुलेटेड। अरे ऑर्डर तो निकाल सकते हैं भाई, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन के लिए आप मॉलिक्यूलरिटी नहीं बता सकते, पर ऑर्डर तो बता सकते हो। अरे बता सकते हो कि नहीं बता सकते, कैसे बता सकते हो ये मुद्दा है। अरे कैसे निकालेंगे ये हमें नहीं पता भैया। सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए तो जो हमें दिख रहा है आगे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वही उसकी ऑर्डर भी है, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी। ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन के लिए हमें नहीं आता, तो इसी के लिए तुमने पैसे दिए बाहर, है ना। इसको मैं अच्छे से तुम लोगों को अभी समझाऊंगा कि क्यों कैसे निकाला जाता है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देंगे आपको, बिल्कुल क्रिस्टल। अभी यहाँ जान से पहले आपको आता होगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 1 स्टेप रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। जो ऑर्डर होता है, अच्छा देखो लिखा है सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए ऑर्डर फ्रैक्शनल नहीं होता। ऐसा क्यों, क्योंकि वो मॉलिक्यूलरिटी के बराबर है। सिंगल स्टेप में ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, बराबर, और मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, तो ऑर्डर भी सिंगल स्टेप के लिए फ्रैक्शन नहीं। हाँ, पर मल्टीपल स्टेप के लिए ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। मल्टीपल स्टेप रिएक्शन के लिए ऑर्डर जो है बेटा वो नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है और ज़ीरो। तभी तो मैंने लिखवाया था ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, ज़ीरो, फ्रैक्शनल। तो तुम लोग घबरा रहे थे, अरे भाई वो मल्टीपल स्टेप के लिए, किसके लिए बेटा, मल्टीपल। और सिंगल स्टेप में तो ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बराबर, तो मॉलिक्यूलरिटी हमेशा पॉजिटिव और एक इंटीजर नंबर होगा, 1 2 3 4 ऐसे, है ना, ठीक। और एक चीज़ आप और तक बता सकते हो कि ऑर्डर जब सिंगल स्टेप की बात हो रही है तो 3
3 से ज़्यादा भी नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं होता। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन है अगर पेपरों में बनते हैं तो मेरे हिसाब से आप क्लिक कर सकते हैं और आप लोग करके आ जाओगे, टिक कर दोगे। नीट में है, चाहे बोर्ड में है, चाहे CUET में है, कहीं भी जाओ सेम सवाल है। ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा ये बताओ, एक रिएक्शन ये दे दिया इस बार तुम्हें, अब इससे तुम्हें रिएक्शन बनानी है। कैसे बनाऊंगा रिएक्शन, बता सकते हो? इस बार तुम्हें ये दे दिया है, पहले बताओ माइनस वालों का क्या मतलब होता है? रिएक्टेंट। कौन कौन है माइनस वाला? D और कौन है? B, ठीक है। पर देखो यहाँ 2 लिखा है, 1/2 लिखा है, तो D के आगे किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2। और B में -1/2 है तो इसमें भी किससे मल्टीप्लाई कर? 2। पॉजिटिव वाले क्या होते हैं बेटा? ज्योति, पॉजिटिव वाले क्या होते हैं? प्रोडक्ट। तो इसमें प्रोडक्ट में कौन कौन है? एक है C और कौन है बेटा? A। अच्छा C के आगे कितना लिखा है? 1/3, तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 3 से। और A वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 से। किससे बेटा? 2 से। क्लियर है? आ गया आंसर, टिक करना था बस। तुम्हारे पेपर के सवाल लिखा है, ठीक, कर सकते हो ना इस टाइप के सवाल, तो अब तो PhD है तुम्हारी इस पर। चलो तो ये तो समझ आ गया रिएक्शन कितने टाइप का बेटा? सिंगल स्टेप और मल्टीपल स्टेप। इसको ज़रा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, अच्छे से समझाते हैं तुम्हें। मैंने आपको 2 शब्द पहले ही केमिस्ट्री में बता दिए थे कि भाई केमिस्ट्री की दुनिया में हर कंपाउंड, केमिस्ट्री की दुनिया में बेटा हर कंपाउंड जो है वो लो एनर्जी की तरफ जाना चाहता है। जिसके पास जितनी कम एनर्जी हो उतना ज़्यादा स्टेबल। मैंने कहा था अगर तुम भूल जाओ, मेरे याद रखना, मेरे ऊपर 5 सांप फेंक दिए तो मैं अनस्टेबल हो गया, मेरी एनर्जी क्या हो गई? ज़्यादा। अगर 4 सांप निकल गए, केवल 1 सांप बचा है, या मान लो सांप सारे हट गए, तो अब मेरी एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम। अब मैं क्या हो जाऊँगा? अब स्टेबल आराम से, है ना। मतलब अगर एनर्जी ज़्यादा है तो मैं अनस्टेबल था, और जब एनर्जी कम है तो मैं क्या हूँ बेटा? स्टेबल। तो केमिस्ट्री में इसलिए हर रिएक्शन बेटा स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है। किस तरफ जाना चाहती है? स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है, इसका मतलब है कि वो लो एनर्जी की तरफ जाना चाहती है। किधर जाना चाहती है बेटा? लो एनर्जी। ठीक है, इतना समझ आ गया? लो एनर्जी की तरफ जाना चाहती है। तो अगर लो एनर्जी की तरफ जाना चाहती है तो एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि रिएक्शन 2 टाइप की होती है। एक होता है स्पॉन्टेनियस, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। एक होता है स्पॉन्टेनियस, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, इसका क्या मतलब होता है? वो रिएक्शन जो अपने आप हो रही है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जिसमें हमें बाहर से एनर्जी देने की ज़रूरत, आग लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, कोई भी बाहर से तुम धक्का लगा रहे हो, इसका मतलब वो रिएक्शन कैसी है बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। तो बेटा अभी हम लोग पहले पढ़ रहे हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए। किसके लिए बेटा? सिंगल। अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन में जैसे AA है, BB है, ये मिलके AB बना रहे थे, क्या बना रहे थे बेटा? AB। प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। तो मुझे ये बताओ, हमेशा जो प्रोडक्ट बनता है उसकी एनर्जी कम होगी या ज़्यादा होगी? कम। अरे भाई रिएक्शन हमेशा किस साइड जाना चाहती है? स्टेबिलिटी। तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी? कम। क्या होगी बेटा? कम। अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब जो अपने आप हो रही है, तो अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी? कम। तो वही लिखा हुआ है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है हाई एनर्जी से लो एनर्जी। इसका आपको ग्राफ समझना है, ठीक है। केवल एक चीज़ ध्यान से समझना भाई, आप पहले मुझे बताओ किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है? रिएक्टेंट की कि प्रोडक्ट की? रिएक्टेंट की। तो मैं मान ले रहा हूँ ये रिएक्टेंट की एनर्जी रही होगी, ठीक है, और ये मैं मान लूँ प्रोडक्ट की एनर्जी रही होगी। ये ग्राफ आप पहले भी पढ़ चुके हो कभी ना कभी, देखना थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ के आए होगे ऐसा। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, किसकी एनर्जी है बेटा? प्रोडक्ट। अब देखो भैया ऐसा क्यों नहीं हो रहा, कि सारे के सारे रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए? तो बेटा एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है रिएक्टेंट को भी, एक मिनिमम, जिसे हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं बेटा? एक्टिवेशन। भाई मिनिमम एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो ये वो पॉइंट है बेटा, ये वो पॉइंट है जहां पर रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट। मतलब जैसे ए पहले बॉन्ड बना हुआ था ना, पहले बेटा ए बॉन्ड बना हुआ था, अगर पहले ए बॉन्ड बना हुआ था और एक था बी बॉन्ड बना हुआ था, तो अब क्या है? वैसे भी तुम्हें पता है बी बॉन्ड हमेशा क्या होता है? वीकर, है ना। देखो अरे ये बी बॉन्ड है बेटा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि बॉन्ड टूट रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे बेटा? टूट रहे होंगे। ए बॉन्ड भी क्या हो रहे होंगे? टूट रहे होंगे। और कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? AB बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? AB। तो यही वो वाला पॉइंट है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट।
क्या कहते हैं बेटा, ट्रांजिशन स्टेट, जहाँ पे क्या हो रहा होगा बेटा, ए बी बी बॉन्ड टूट रहा होगा और ए बी बॉन्ड बन रहा होगा, मतलब प्रोडक्ट बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा बेटा, प्रोडक्ट। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन में केवल एक ही ट्रांजिशन स्टेट है। केवल कितना ट्रांजिशन स्टेट है, एक। पर अभी जब हम मल्टीपल स्टेप रिएक्शन आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा कितने सारे ट्रांजिशन स्टेट आ रहे हैं, ठीक। तो ये भी एक पॉइंट है, इन सिंगल स्टेप रिएक्शन देयर इज ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट। तो क्लियर है बेटा, सिंगल स्टेप रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है, एनर्जी किसकी कम होती है, प्रोडक्ट की, ठीक। तो इसलिए रिएक्टेंट ऊपर है, ये वाला कौन सा पॉइंट है बेटा, रिएक्टेंट, और ये किसकी एनर्जी है बेटा, प्रोडक्ट की। और ये जो पॉइंट है इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। तब आप लोग समझ जाओगे ट्रांजिशन स्टेट का क्या मतलब होता है। अरे वाह, ये भी लिख दिया था, लिखा नहीं है ट्रांजिशन स्टेट। बेटा ट्रांजिशन स्टेट का क्या मतलब होता है, जहां पर वो स्टेट जहां पे बॉन्ड फिजन भी हो रहा है, फिजन मतलब टूट रहा है, और बॉन्ड फॉर्मेशन। मुझे आप बता सकते हो फिजन किसके बीच में हो रहा है, रिएक्टेंट के जो बॉन्ड है वो टूट रहे हैं, है ना, फिजन हो रहा है, और फॉर्मेशन क्या हो रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बॉन्ड का। मैं लिख भी देता हूँ शॉर्ट में, फिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। और जो ये फ्यूजन फॉर्मेशन है ये किसके बीच में हो रहा है बेटा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ बॉन्ड टूट रहा है और साथ साथ में बॉन्ड बन रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा स्टेट कहते हैं बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। आओ एक बार कॉम्प्लेक्स वाले की और बात कर लेते हैं। देखो हमने पहले सिंगल स्टेप रिएक्शन में कितना ट्रांजिशन स्टेट आया, एक। कितना है बेटा, एक। और ट्रांजिशन स्टेट का मतलब जहाँ पर रिएक्टेंट के टूट रहे हैं, आपस में बॉन्ड टूट रहे हैं, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में, या सॉरी दो रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं, क्या बनाने के लिए, प्रोडक्ट। क्या बनाने के लिए बेटा, प्रोडक्ट। आपस में रिएक्टेंट के बॉन्ड टूट रहे हैं, और जो दो अलग अलग रिएक्टेंट है जो मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे, उनके बीच में बॉन्ड बेटा क्या हो रहा है, बन रहा है। क्या हो रहा है बेटा, बन रहा है। अब एक बार मल्टीपल स्टेप के लिए बात करते हैं। आपने ये चीज देखी थी, मल्टी स्टेप रिएक्शन में ए से डी बना, फिर क्या बना था बेटा, जैसे ए से डी बनाने के लिए हमने कितने स्टेप में किया, ए से पहले क्या बनवाया था, 2C, फिर 2C से क्या बनवाया, 3B, फिर 3B से क्या बनवाया, D। क्या बनवाया था बेटा, D। जब हम लोग ओवरऑल रिएक्शन लिखते थे तो क्या करें, 2C से 2C, 3B से 3B, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता था, A से D। मतलब A से D बनने में इतने सारे स्टेप इन्वॉल्व थे, ठीक है। इन सब की मॉलिक्युलरिटी निकाल सकते हैं पर ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी नहीं। अच्छा मुझे बताओ, मल्टीपल स्टेप के लिए ऑर्डर निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। अरे पढ़ा तो था, मॉलिक्युलरिटी नहीं निकाल सकते पर ऑर्डर निकाल। बेटा इतनी बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि अब तो बिल्कुल भेजे में घुस जाए, अगर अभी भी ना घुसे ना तो बिल्कुल मतलब तुम भौंटो की भी कैटेगरी में बिल्कुल भौंटो, समझ गए, डीप पर भौंटो तुम। चलो देखो, अब देखो ये रहा एनर्जी, क्या है बेटा, एनर्जी। देखो ए से सी में कन्वर्ट हो रहा है, आप लोग मुझे बताओ, अगर ए से सी में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी या रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की। तो ये रहा बेटा सी, देख इसकी मैंने एनर्जी लेवल इसलिए नीचे बना रखी है, और रिएक्टेंट की ए की क्या है बेटा, ऊपर बना रखी है, ठीक है बेटा। ए की ऊपर बना रखी है, सी की नीचे बना रखी है। अब अगर 2C से 3B जा रहा है तो यहाँ पे रिएक्टेंट का काम कौन कर रहा है, सी, और प्रोडक्ट का बी। किसकी एनर्जी कम होगी, बी की, तो बी को मैंने थोड़ा और नीचे बना दिया। अब यहाँ पे बी से डी जा रहा है तो किसकी एनर्जी कम होगी, डी की। किसकी ज़्यादा होगी, बी की, मतलब इससे भी नीचे। अब देखो इसमें एक पहला ट्रांजिशन स्टेट तो ये आ गया, पहला ट्रांजिशन स्टेट मतलब जहाँ पे ए से 2C बन रहा है, मतलब ए बॉन्ड टूट रहे होंगे, अरे सही है ना, और सी बन रहा होगा, क्या बन रहा होगा, सी। अब दूसरा ट्रांजिशन स्टेट का क्या मतलब है बेटा, दूसरा ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है, ये जो सेकंड रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कि ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बन रहा है, ठीक है। और तीसरा ट्रांजिशन स्टेट का मतलब ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बन रहा है। तो देखो मल्टी स्टेप रिएक्शन में बहुत सारे ट्रांजिशन स्टेट आते हैं। तो अगर पेपर में कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि सिंगल स्टेप रिएक्शन में कितने ट्रांजिशन स्टेट होते हैं, 1, और मल्टी स्टेप में बहुत सारे, ये इस पर डिपेंड करता है कि कितने स्टेप में रिएक्शन हो रही है। मैं क्योंकि 3 नहीं बोल सकता, 4 नहीं बोल सकता, क्या पता कोई ऐसी रिएक्शन हो जो केवल 2 स्टेप में हो रही हो, कोई ऐसी रिएक्शन हो जो 4 में हो, कोई ऐसी हो जो 5 में हो। तो डिपेंड करता है ना कि किस पे हो रही है। तो ये लिखा है इन मल्टी स्टेप रिएक्शन वी हैव, ये अच्छी लाइन लिखी है ना, वी हैव मोर देन 1। ये कितनी भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन, द काइंड ऑफ रिएक्शन। जिस भी टाइप की रिएक्शन होगी उतने ट्रांजिशन स्टेट होंगे। इफ इट हैज़ मोर देन 3 ट्रांजिशन स्टेट तो उसकी वैल्यू 3 से ज़्यादा आएगी, अगर 4 है तो 4, 5 है तो 5, 2 है तो 2। इतना क्लियर है आप लोगों को? अरे क्लियर है इतना? बोलो 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 बोलो, ये क्लियर है? ट्रांजिशन स्टेट का मतलब समझ गए आप लोग, होता है क्या, वो पॉइंट जहाँ पर
बॉन्ड का फिजन भी हो रहा है और फ्यूजन साइमल्टेनियसली, साथ में बॉन्ड टूट भी रहे हैं और बन भी रहे हैं। अब पेपर में अगर मुश्किल सवाल बनाना हो कभी सिर्फ इसी से, तुम्हें ऐसा लगता है कि बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, किस दिन इसी से सवाल बना दे भाई छोटा सा, कि फिजन टेक्स प्लेस अर्लियर, फ्यूजन टेक्स प्लेस लेटर, या फ्यूजन टेक प्लेस लेटर, फिजन टेक प्लेस अर्लियर। तीसरा ऑप्शन दे बोथ टेक साइमल्टेनियसली। वो तुम्हें आज आसान लग रहा है, 2-4 महीने बाद ये भी मुश्किल लगेगा, इसलिए मैंने सब अंग्रेजी में लिखवा दिया, तो लिख लो इसको।